वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्यारे बच्चों हम अपना लास्ट लेक्चर में पीएच का महत्व देख रहे थे, जिसमें हमारा सेकंड पॉइंट रह गया था कि मिट्टी का पीएच। ये पिछली बार छूट गया था, तो मैंने आज इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। हम बात करते हैं बेटा मिट्टी के पीएच के बारे में। जैसा कि बेटा सब जानते हैं कि मिट्टी का पीएच जो है वो एक ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो, पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करें, ठीक है, और पौधों के अंदर ज़्यादा पैदावार बढ़े। तो आइए समझते हैं हम मिट्टी का पीएच। तो बेटा जैसे लिखा है, अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक अच्छे पीएच मान की आवश्यकता होती है और ये विशिष्ट पीएच मान 5.5 से 7.5 तक की परास का होता है। यानी कोई भी पौधा होता है बेटा, अगर हमें अच्छी पैदावार करनी है हमें, तो हमें उस मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 तक रखना पड़ेगा। उस पीएच में हमारे पौधे अच्छा ग्रोथ करते हैं, अच्छी पैदावार करते हैं। इससे कम या अधिक मान पौधों की पैदावार के लिए सही नहीं होता। यानी अगर पीएच मान 5.5 से कम जाता है या फिर 7.5 से ज़्यादा जाता है, तो ये पीएच मान हमारे पौधों की पैदावार के लिए अच्छा नहीं होता। तो बेटा ये था हमारा पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में। आइए हम बात करते हैं अपने प्राकृतिक अम्ल के बारे में। तो बेटा जैसा कि हमारे सामने हेडिंग है बेटा प्राकृतिक अम्ल, जानने की कोशिश करते हैं बेटा क्या प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं। बात बेटा ये होती है कि प्राकृतिक अम्ल, तो प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, यानी वो अम्ल जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं या वो अम्ल हमें जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसा कि बेटा आपको सामने लगा है, ऐसे अम्ल जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ये प्राकृतिक अम्ल है। आइए मैंने आपके सामने बेटा कुछ अम्ल रखे हैं जिसे हमने प्राकृतिक अम्ल और प्राकृतिक स्रोतों में बेटा डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपके सामने लिखा है एसिटिक अम्ल। तो बेटा लिखा है जैसे कि एसिटिक अम्ल जी हमें मिलता है बेटा सिरका, ये हमारे पास प्राकृतिक स्रोत है जिसको बेटा हम सिरका कहते हैं। एक हमें मिलता है बेटा सिट्रिक अम्ल, ये हमें संतरा और नींबू से मिल जाता है। एक होता है बेटा टार्ट्रिक अम्ल, ये हमें इमली से मिलता है। एक होता है बेटा हमें लैक्टिक अम्ल, जो हमें दही से मिलता है। एक होता है बेटा ऑक्जेलिक अम्ल, ये हमें टमाटर से मिलता है। बेटा एक होता है हमारा मेथनोइक अम्ल, जो हमें चींटी का डंक से मिलता है। यानी अगर किसी की भी बेटा कोई चींटी काट लेती है, उस चींटी जिस जगह पर काटती है वहां पर हमारे जलन पड़ने लगती है, तो जो जलन पड़ती है वो हमारे मेथनोइक अम्ल की वजह से पड़ती है। तो याद रखना बेटा ये थे हमारे प्राकृतिक अम्ल। अब बेटा ये हमारा अम्ल और क्षार का पूरा टॉपिक्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब बेटा हम अपने चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जिसको हम कहते हैं लवण। तो बेटा आइए हम जानते हैं अपने लवण के बारे में। तो बेटा सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा कि लवण क्या होते हैं, लवण की परिभाषा क्या है। ठीक है, जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा है सॉल्ट्स, सॉल्ट्स को हम लवण कहते हैं। तो बेटा सब जानते हैं लवण के बारे में, जो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया है फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। तो बेटा डेफिनेशन एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है, अम्ल व क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद लवण कहलाता है। तो बेटा याद रखना, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सब बच्चे जानते हैं, इस बात को मैंने बता दिया है। जैसा कि बेटा मेरे सामने एक अम्ल रखा है जिसका नाम है HCl, एक क्षार रखा है जिसका नाम है बेटा NaOH। जब ये क्रिया करता है तो लवण बनाता है जिसका नाम बेटा NaCl और जल का निर्माण होता है। तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड और H2O का निर्माण करते हैं। एक डेफिनेशन बेटा हम और जानते हैं, अगर हमें वो डेफिनेशन अच्छी लगती है जो हमने आपके सामने पहली लिखी है कि अम्ल क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद लवण कहलाता है। लेकिन जो बच्चे इस डेफिनेशन को याद नहीं कर सकते उनके लिए दूसरी डेफिनेशन तैयार है, जैसा कि मैंने बेटा अथवा करके लिखी है। वह लवण वह यौगिक हैं जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है। तो बेटा सेकंड डेफिनेशन आपकी ये है। आइए बात करते हैं बेटा हम कि लवणों का निर्माण यानी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम। तो बेटा लवण का निर्माण मैंने आप लोगों को जब अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं कराई थी तो बेटा हर बार वहां पर लवण बन रहा था। तो आइए हम जानते हैं लवण बनाने की कुछ विधियां। तो बेटा जैसा कि मैंने लिखा है कि लवणों को बनाने की निम्न विधियां हैं। इसकी सबसे पहली विधि अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा। तो बेटा सब जानते हैं जब हम किसी भी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जैसे कि बेटा मैंने आपके सामने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है। जब ये रिएक्शन करता है तो बेटा K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बनता है और वाटर का निर्माण होता है। इसका मतलब है हमारी पहली विधि है बेटा अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा। आइए इसी प्रकार हम दूसरी विधियों का भी अध्ययन करते हैं। तो बेटा कि दूसरी विधि हमने जो लिखी है अम्ल की
धातु से अभिक्रिया द्वारा, अम्ल की धातु से अभिक्रिया द्वारा, यानी कोई भी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा, जानते हैं बेटा क्या होता है, हमने बेटा आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, अम्ल और क्षार की, हमने अम्ल की अभिक्रियाएं कराई थी, तो हर बार लवण बनने आता, वही केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर लवण के निर्माण में सहायक हैं। जैसा कि बेटा आपके सामने लिखा है कि अम्ल की धातु से क्रिया द्वारा, तो क्रियाशील धातु अम्ल से क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि बेटा आपके सामने लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, और जिंक हमारी क्रियाशील धातु है, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 बनाती है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। आइए दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है, जैसा कि बेटा लिखा है H2SO4 प्लस सोडियम, सोडियम मेरा एक हाईली रिएक्टिव क्रियाशील धातु है जो Na2SO4 बनाता है, यानी सोडियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। आइए हम बेटा तीसरे मेथड के बारे में जानते हैं कि हम लवण को और किस तरह से बना सकते हैं। तो बेटा तीसरा मैंने मेथड लिखा है आपके सामने कि धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो हमारे पास कोई भी धात्विक ऑक्साइड है, मैं आपको बेटा पहले ही धात्विक ऑक्साइड बता चुका हूँ कि धातु का कोई भी ऑक्साइड, जब यानी जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है वो ऑक्साइड बनाता है, उस ऑक्साइड की हमें किससे क्रिया करानी है बेटा, हमें लवण से क्रिया अम्ल से क्रिया करानी है, जिससे लवण बन जाएगा। तो बेटा जैसे कि हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, ये एक धातु का ऑक्साइड है, और बेटा ये अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जब ये क्रिया करता है तो ZnSO4 बनाता है और वाटर बनाता है। तो बेटा मैंने आपको ये बता दी कि ये मेरे पास 3 अभिक्रियाएं मैं आपको बता चुका हूँ जो लवण बनाने की हैं। आइए बेटा हम एक अपनी फोर्थ मेथड और पढ़ते हैं लवण बनाने का। तो जैसा कि मैंने आपको बेटा सामने लिखा है धातुओं के कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया द्वारा, यानी हम किसी भी धातु के कार्बोनेट की जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है। देखते हैं बेटा कैसे होता है। धातु का कार्बोनेट अम्ल से क्रिया कर लवण CO2 व जल बनाते हैं। जैसे कि बेटा एग्जांपल हमारे पास धातु का कार्बोनेट है जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये बेटा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से Na और Cl आता है, तो बनाता है बेटा NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और ये हमारा एक लवण है, और इसके फलस्वरूप CO2 गैस और जल का निर्माण होता है। तो बेटा ये थे हमारे 4 मेथड लवण के निर्माण के। तो बेटा ये हमने अपने लवण निर्माण की विधियां पूरी कर ली। तो बेटा ये हमारा लेक्चर आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।